उनको भी मदऊ किया था और उन लोगों ने भी आके यहाँ पे पूरे सिंध को विज़िट किया, सिंध के मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स को विज़िट किया। और जिस तरीके से आप लोगों के अभी मैंने ख्यालात सुने जो आप अभी सखर और थर पारकर विज़िट करके आए और फिर अब आप कराची में भी हुकूमत सिंध की जानिब से किए हुए वो सारे प्रोजेक्ट्स देखने जा रहे हैं, तो मैंने आपके ख्यालात सुने तो मुझे खुशी हुई। और यही हमारा मकसद था कि अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ एक माइंडसेट जो है वो पिछले काफ़ी अरसे से एक नेगेटिविटी फैलाता हुआ आया है और उसमें ज़ाहिर है मुख्तलिफ कुछ पॉलिटिकल ओपोनेंट्स का भी उसमें किरदार रहा है और चंद मैं समझता हूँ कि मीडिया का भी उसमें शायद थोड़ा बहुत एक माइंडसेट रहा है कि हमेशा कभी नेगेटिव बात हो तो फिर वो पीपल्स पार्टी से मुसलत करने की कोशिश की जाती थी, या जहाँ पे भी डेवलपमेंट ना होने की बात हो तो सिंध हुकूमत से या पीपल्स पार्टी से मुसलत करने की कोशिश की जाती थी। तो इसीलिए हमने ये सिलसिला शुरू किया कि हमने कहा कि इश्तिहारों के ज़रिए मैसेज देना अलग बात है, अपने मुंह से अपनी तारीफ करना अलग बात है। बेहतर ये है कि हम पूरे पाकिस्तान के जर्नलिस्ट को बुलाएं यहाँ पे, क्योंकि आप लोग आईज एंड ईयर्स हैं तमाम उन चीज़ों के लिए, लोगों तक पहुँचाने के लिए, और आज़ादाना तौर पर तनकीद भी करें, लेकिन आप खुद देखें। वो कहते हैं कि सीइंग इज बिलीविंग, तो आप खुद आके विजिट करें और देखें कि जी सिंध में जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने आवाम के लिए क्या किया है। और जिस तरह आपने कहा, मुझे खुशी हुई कि अब टफ कंपटीशन है। मैं समझता हूं कि काफ़ी इस तरह के सेक्टर्स हैं जहां पे कंपटीशन है ही नहीं। जैसे मैं अगर हेल्थ सेक्टर की बात करता हूं कि हेल्थ सेक्टर में अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में किसी भी सूबे के पास ऐसा कोई प्रोजेक्ट नहीं है जो सिंध हुकूमत के बेशतर हेल्थ सेक्टर में जो प्रोजेक्ट्स हैं उसका कोई मुकाबला हो सके। मुकाबला नहीं है। हमने जो भी चीज़ें बनाई है, जैसे आपने अभी खुद कहा, हमने जो भी चीज़ें बनाई है ये सिर्फ सिंध में बसने वालों के लिए नहीं बनाई है। हमारी हॉस्पिटल्स ना सिर्फ पूरे पाकिस्तान के लिए, लेकिन पाकिस्तान से बाहर वो ममालिक जो यहाँ पे इलाज के लिए कुछ लोग आते हैं तो उनके लिए भी हैं। सखर की बात हुई, आपने शुरू की। सखर में अगर अरोड़ यूनिवर्सिटी है, सखर में अगर बेगम नुसरत भुट्टो यूनिवर्सिटी है, सखर में अगर IBA यूनिवर्सिटी है, तो उसमें किसी भी स्टूडेंट का डोमिसाइल चेक नहीं होता कि कौन से शहर का या कौन से सूबे से कोई आता है तो उसको एडमिशन दी जाए नहीं दी जाए। इसी तरीके से हमारी सखर की जो हॉस्पिटल्स हैं, सखर की हॉस्पिटल में सबसे ज्यादा पेशेंट साउथ पंजाब का आ रहा है। सखर की हॉस्पिटल में सबसे ज्यादा पेशेंट जो है वो बलूचिस्तान से आ रहा है और हम उनको वेलकम करते हैं और सारा मुफ्त इलाज हो रहा है। आपके NICVD सखर में मुफ्त इलाज हो रहा है, आपके SIUT में मुफ्त इलाज हो रहा है। फिर खैरपुर में अगर आप जाके देखेंगे गंबट इंस्टीट्यूट, जिसमें अब लिवर ट्रांसप्लांट, लंग्स ट्रांसप्लांट हो रहा है, मुफ्त हो रहा है और सारे इलाज मुफ्त में हो रहे हैं। किसी से पर्ची नहीं ली जा रही, किसी को कोई जो है रसीद नहीं काटी जा रही, किसी का शनाख्ती कार्ड भी नहीं देखा जा रहा कि जी ये पाकिस्तानी भी है या नहीं है। तो ये होती है असल मायनों में अवाम की खिदमत। असल मायनों में जो अवामी हुकूमतें होती हैं वो ऐसी सहूलत बनाती हैं कि उस सहूलत के लिए आपके पूरे मुल्क के लोग यहाँ पे बिला तफरीक हर वक्त आ सकते हैं और बगैर किसी पैसों के अपना इलाज करवा सकते हैं, मुफ्त में इलाज करवा सकते हैं। और ये नहीं सिर्फ इलाज की बात है, सबसे बेहतर इलाज कराया जा सकता है। सबसे बेहतरीन इलाज जो है वो फैसिलिटीज मिल रही हैं। इससे पहले लंग्स ट्रांसप्लांट के लिए लोग जाते थे जी भारत, और वहां पे लोग उस वक्त मुझे याद है कि हम 2007-8 की बात बता रहा हूँ, मुझे यहीं पे हमने उस वक्त कायम अली शाह साहब से हमने 1-2 लोगों के लिए फंडिंग करवा के दी थी कि वो जाएं। उस वक्त 50 लाख रुपए इलाज होता था ट्रांसप्लांट का, वो भी इंडिया। फिर वहां पे आपने उनको वीजा लेने, सारी चीजें लेने। अब आपके अपने मुल्क में आपकी अपनी हुकूमत मुफ्त में सबको इलाज करा के दे रही है। तो ये है आपका विजन। और यकीनी तौर पर शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा ने विजन दिए। जो लेडी हेल्थ वर्कर का जो विजन था वो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा का था, जिसने पूरे पाकिस्तान में खवातीन को घरों से निकाला था। फिर मोहतरम आसिफ अली ज़रदारी साहब जब प्रेसिडेंट बने
तो उन्होंने जब अपना एक चीज स्टार्ट की कि खवातीन को एम्पावरमेंट करने के लिए उन्होंने प्रोजेक्ट शुरू किए, बेनेज इनकम सपोर्ट प्रोग्राम शुरू किए, बाकी किए कि जी खवातीन तो पहले शनाख्ती कार्ड नहीं बनाती थी। खवातीन जो रूरल बैकग्राउंड होते थे, पूरे पाकिस्तान की मैं बात कर रहा हूं, वहां खवातीन का शनाख्ती कार्ड भी लोग बनाना वो समझते थे कि नहीं तौहीन है कि मेरी जी घर की किसी खवातीन की कोई तस्वीर कैसे निकालेगा, वो नादरा ऑफिस किस तरह जाएगी, उसकी तस्वीर किस तरह, उसका शनाख्ती कार्ड कैसे बनेगा। फिर जब वो BISP इंट्रोड्यूस हुआ तो उसके बाद लोगों ने इस तरह वो शनाख्ती कार्ड बनवाने भी चले गए। तो इसी तरीके से हर चीज के पीछे कोई ना कोई मंतक है। अगर NICVD की हम बात करते हैं, लोग कहते हैं रिपीट है, लेकिन NICVD को सिर्फ वो लोग समझ सकते हैं जो खुदा ना खास्ता या जिनके प्यारे उनकी फैमिली मेंबर्स उस जो है वो अजाब से गुजरे हों। मैं आपको अपनी छोटी सी मिसाल दे दूं कि मैं खुद हैदराबाद का रिहायशी हूं। सुबह को 4 साढ़े 4 बजे मुझे हार्ट अटैक हुआ और सीवियर किस्म का हार्ट अटैक हुआ। मैं सुबह को 5 बजे पहुंचा हूं तो मैं NICVD हैदराबाद पहुंचा हूं और अल्लाह ताला का बहुत बड़ा करम आज अगर मैं मौजूद हूं तो उसका वो एहसान NICVD हैदराबाद का है। और उससे बड़ी बात मैं आपको जो बता दूं कि जब मैं वहां पे गया तो मैं उसी शहर का इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव भी था, मैं उस वक्त भी मिनिस्टर था। तो मुझे क्यू में, मुझे फौरी तौर पर तिब्बी इमदाद देके मुझे क्यू में बिठाया गया, बोला कि जी पहले आपसे पहले एक पेशेंट है, पहले उसका हम इलाज करेंगे फिर आपका इलाज करेंगे। तो ये है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत सिंध और ये है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत सिंध का विजन। जिस तरह थरपारकर आप लोग अभी मिट्टी होके आए हैं, आपने खुद अभी तारीफ की कि मिट्टी के रोड्स बहुत अच्छे हैं। आपने खुद कहा कि जी हम जब सक्खर से लेकर और थरपारकर तक गए, इस्लाम कोर्ट तक गए, नंगर पाकर तक गए, तो हमें रास्ते में ना कोई खड्डा नजर आया ना कोई स्पीड ब्रेकर नजर आया। रोड नेटवर्क की मैं बात करूं तो अल्हम्दुलिल्लाह जो रोड रास्ते सिंध हुकूमत के कंट्रोल में है वो आपको सबसे बेहतर मिलेंगे सिंध में। जो डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट जितनी भी कनेक्टिविटी है, जितने भी मेन आर्टरीज है, अंदर प्रॉब्लम होंगे, ज़ाहिर कुछ गांव देहात में प्रॉब्लम होंगे, कुछ शहरों में प्रॉब्लम है, वो है, लेकिन जितनी मेन आर्टरी सिंध हुकूमत के अंडर आ रही है वो सारी आपको जबरदस्त मिलेंगी। यहाँ जो नेशनल हाईवे जो हमारा है, जो कि हैदराबाद से सक्खर है, उसका हशर बुरा है क्योंकि वो फेडरल गवर्नमेंट के पास, और फेडरल गवर्नमेंट अनफॉर्चुनेटली उन्होंने जिस तरीके से पूरे पाकिस्तान का वो बॉटल नेक है, पूरे पाकिस्तान की एक्सपोर्ट और इंपोर्ट उसी रास्ते से जाती है। पोर्ट आपके इस शहर में मौजूद है, पूरे पाकिस्तान की गुड्स यहां से जाती है, तो उस पर जितना ध्यान देना चाहिए फेडरल गवर्नमेंट ने नहीं दिया। आज भी मतलब प्रायोरिटी होनी चाहिए ना, प्रायोरिटी क्या है? पीपुल्स पार्टी की प्रायोरिटी जो है, जरूर सड़कें भी ये सब चीजें, लेकिन सबसे ज्यादा प्रायोरिटी जो है पीपुल्स पार्टी की वो है इंसान जात की जिंदगी, कि इंसान जात की जिंदगी कितनी इंपॉर्टेंट है, और उसके लिए सेहत शोबे पे अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट सिंध हुकूमत ने की है। कराची में आप बैठे हैं, सिर्फ कराची की प्राइवेट हॉस्पिटल्स को, इंडस हॉस्पिटल को जो है हम बिलियंस ऑफ रुपीस हर साल जो है वो ग्रांट देते हैं ताकि जी वहां पे लोगों के मुफ्त इलाज हो सके। इसी तरीके से जो हमारे SIUT सेक्टर है, वन ऑफ द बेस्ट इन पाकिस्तान। हमारा अभी आप कराची में आज कल जाएंगे, जो आप साइबर नाइफ देखेंगे, साइबर नाइफ आप जाके देख लें, साइबर नाइफ में कैंसर का इलाज, और दुनिया के 15 ममालिक में कैंसर का इलाज होता है साइबर नाइफ से, लेकिन दुनिया में सिर्फ एक मुल्क है जहां मुफ्त में होता है, उसका नाम है पाकिस्तान, और वो पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की सिंध हुकूमत करे। फ्री में सिर्फ हम कर रहे हैं, बाकी हर जगह पे पैसे दिए जाते हैं। 50-50 हज़ार डॉलर जो है वो साइबर नाइफ के प्रोसेस को दिया जाता है। और मैं आपको बताऊं, आप जब साइबर नाइफ जाएंगे तो मैं अपने इंफॉर्मेशन के अपने ऑफिसर से इनको भी ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको वहां के OPD का रजिस्टर भी दिखाएं। वहां पे आपको ईरान का पेशेंट भी मिलेगा, वहां पे आपको अफगानिस्तान का पेशेंट मिलेगा, वहां पे आपको दुनिया के दीगर ममालिक के पेशेंट भी मिलेंगे, जो सिर्फ ये सुन के आते हैं कि यार पाकिस्तान में एक सूबा है सिंध, सिंध में एक शहर है कराची, जहां पे साइबर नाइफ के जरिए हम अपने कैंसर का मुफ्त इलाज करवा सकते हैं। थरपारकर आप गए, नंगर पारकर, जो एनर्जी प्रोजेक्ट्स हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की भी बुनियाद जो पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने रखी, वो कोई भी नहीं, कहीं पे आपको मिसाल नहीं मिलेगी। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने मेरे सामने सिंध में 2-3 दफा ये बात कही कि हमें सिंध से, अपने उन ऑफिसर्स को कहा, एक दफा उन्होंने एहसन इकबाल साहब को कहा कि जी आप सिंध से सीखें कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में सिंध कितना आगे जा चुका है, सिंध किस तरीके से प्रोजेक्ट्स कर रहा है। जो थरकोल एनर्जी
का जो पूरा ये कॉन्सेप्ट डाला गया, ये शुरू में विजन था शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहबा का। फिर जब मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहबा की हुकूमत गई तो उस वक्त भी जो MOUs या जो प्रोजेक्ट्स मोहतरमा शुरू करने जा रही थी, फिर उसके बाद PMLN की हुकूमत आ गई और उन्होंने वो सारे प्रोजेक्ट्स जो है वो स्क्रैप कर दिए। फिर जब 2008 में प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब मुल्क के सदर बने तो प्रेसिडेंट साहब ने कहा कि जी मैं पहला ये काम करूंगा कि मैं कोयले की बात करूंगा। और आपको मैं एक बात बता दूं, आज हम एनर्जी क्राइसिस की बात करते हैं, मुल्क में मुआशी क्राइसिस की बात करते हैं। आज पूरे पाकिस्तान के तमाम बड़े मुआशी माहिर और तमाम बड़े जो इस बिजली के शोबे के माहिर हैं वो इस नतीजे में पहुंचे कि पाकिस्तान में सबसे ज्यादा अगर सस्ती बिजली बनाई जा सकती है तो वो कोयले से बनाई जा सकती है। और कोयला अगर पाकिस्तान में किसी ने निकाला और जो निकाल रहा है तो वो पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की सिंध हुकूमत है। हजारों मेगावाट बिजली, आज भी हम हजारों मेगावाट बिजली नेशनल ग्रिड में सिंध हुकूमत डाल रही है, उतना हिस्सा दे रही है। मेरा एक सवाल है, आप खुद, क्योंकि मेरे सारे इस्लामाबाद के जर्नलिस्ट बैठे हुए हैं, आपने पूरे पाकिस्तान की सड़कें देखी, आपने थर पार्कर की सड़कें भी देखी होंगी, आपने इतनी वाइड रोड्स भी देखे होंगे, इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ होगा, अरबों रुपए खर्च हुए नहीं हुए। $1 अरब से ऊपर जो है वो सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चा हुआ है, $1 अरब से ज्यादा। ये पैसे सारे सिंध हुकूमत ने भरे हैं, ये सारे पैसे सिंध हुकूमत ने भरे हैं। और वो जो बिजली जा रही है वो सिंध को नहीं जा रही है, वो नेशनल ग्रिड में जा रही है। तो आप सिर्फ इससे बड़ी अपने मुल्क के लिए खिदमत देख लें कि नेशनल ग्रिड में आप बिजली भेजो जिसमें डायरेक्टली आपको ना कोई क्रेडिट मिल रहा है ना ही आपको कोई फायदा मिल रहा है, लेकिन यस हमारे मुल्क को फायदा जरूर मिल रहा है, हमारे पाकिस्तान को फायदा जरूर मिल रहा है। तो सोच क्या थी? सोच वफाक की सोच थी। सोच क्या थी? सोच ये थी कि हमें मुल्क का भला करना है। ये नहीं कि जी हम लोग सिर्फ पॉइंट स्कोरिंग में चले जाएं कि जी मुझे क्या शेल्फ कर सकता हूं, किसी और को क्या शेल्फ कर सकता हूं। अगर $1 अरब से ऊपर की सिर्फ और सिर्फ जो है वो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्चा हो रहा है, और आज पाकिस्तान का सबसे ज्यादा बड़ा कोयला सिंध से निकल रहा है, और वो सिंध का कोयला जो है उससे बिजली भी बन रही है, और हजारों मेगावाट बिजली हम लोग अगर नेशनल ग्रिड में दे रहे हैं तो इससे बड़ी और की क्या खिदमत की जाए। आप लोगों की अगर आप प्रोजेक्शन कम करते हैं, मैंने कहा जी देखें दो किस्म की चीज होती है ना, मतलब कुछ लोग जो है, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज, उनकी कोशिश ये होती है कि वो दिखावा ज्यादा करें और काम कम करें। कुछ पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, उनकी मकसद होती है काम कुछ ना करें और सिर्फ लोगों में तनकीद करें, लोगों को गालियां दें। कुछ पॉलिटिकल पार्टीज की प्रायोरिटी होती है कि यार फोकस करें काम पर, दिखावे और मार्केटिंग के लिए जो है ना वो फिर मेरी बात कि सीइंग इज बिलीविंग। तो अभी हमने जो आपको ये मैं पिछले 2-3 महीने से जो तसलसल शुरू किया हुआ है कि हम सबको, जर्नलिस्टों को पूरे पाकिस्तान के बुला के दिखा रहे हैं, क्योंकि अखबारों में आप लोग लिखते हैं, टीवी पे रिपोर्टिंग आप लोग करते हैं, लोगों में ज्यादा आप लोग इंटरेक्ट करते हैं, ताकि आप अपनी आंखों से ये चीज विटनेस कर सको कि यार वाकई पाकिस्तान में और जो सिंध सूबा है वो वाकई बहुत बड़ी खिदमत कर रहा है। और रोज आके जो है वो ये नहीं बता रहा कि जी मैं ये कर रहा हूं या मैं वो कर रहा हूं। हर जो है वो रिबन काटने के लिए पूरी जो है महफिल नहीं सज रही है, और लोगों पे ज्यादा हम लोग इस चीज में फोकस नहीं कर रहे कि जी हर चीज पे हम लोग ढोल बजाएं। यस, हमें लोगों ने वोट दिया है तो हमें लोगों की खिदमत करनी है, और खिदमत सबसे ज्यादा ये होती है कि आप इंसान जात की खिदमत करें, और इंसान जात की वो खिदमत करें जो सबके काम में आए। मेरे दोस्त ने, आप लोगों ने कुछ पॉइंट उठाए, मैं कहूंगा कि अब अगर आप लोगों को कोई सवालात हो तो मैं उसको 1 by 1 उन सवालात को मैं एड्रेस करता रहूं, और फिर मैं आपको जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे, जो पहले आपने क्वेश्चन किए उसमें दोबारा भी रिपीट कर सकते हैं, आपके हर सवाल को जो है वो प्रॉपर्ली एड्रेस किया जाएगा। जी मजहबी टूरिज्म की बहुत ज़्यादा गुंजाइश मौजूद है, जैसे कहते हैं करतारपुर में जो हो रही है, उस तरह से आप क्यों नहीं करते कि यहाँ पे जो हिंदू मत के बहुत ज़्यादा मंदिर है पुराने, वहाँ पे दुनिया भर से हिंदू आए और अपने उस पर जाएँ और देखें, और अपने पुराने जो उनके मंदिर हैं, इससे बहुत ज़्यादा रिप्रेजेंट हो सकता है और मज़ीद तरक्की मिल सकती है हमारे इलाके। देखिए जी, अक़लियती बिरादरी के लिए मैं ये फिर आपको कहूँगा कि सबसे ज्यादा अगर किसी ने काम किया है वो भी पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने किया है। हमारी जितनी भी हमारी माइनॉरिटीज हैं, हमारी अक़लियत बिरादरी है,
उसके लिए मेरे पास अभी पूरी एक वीडियो में आपको शायद दिखा सकता हूँ कि हमने बाकायदा तौर पर यहाँ पे उनके लिए नए नए मंदिर बनवाए हैं, उनके लिए चर्च जो है उनकी जो हिस्टोरिकल थे उनकी हमने रिहेबिलिटेशन बड़ी की हैं। सिख बिरादरी के लिए हमने जो है उनके जो मजहबी मुकामात हैं उन पर बहुत बड़ा काम किया है। और सबसे ज़्यादा मैं आपको बताऊं कि माइनॉरिटी जो भी हमारे भाई हैं, जो हमारे सब्ज परचम में जो सफ़ेद एक पोर्शन उनके लिए बाकायदा उनकी नुमाइंदगी के लिए दिया गया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने रिजर्व सीट के अलावा हमारे जनरल सीट्स पे भी जो है वो टिकट्स दी हमारे अक़लियती बिरादरी को, जो कि वो जीत के असेंबली में बैठे हुए हैं। आपको नाम भी पता होंगे, आप नेशनल असेंबली इस्लामाबाद से आए हैं, तो जनरल सीट से भी वाहिद पॉलिटिकल पार्टी जिसने लोगों को नुमाइंदगी दी है। तो जहां पे टूरिज्म की बात आपने की, टूरिज्म पे काम हो रहा है। शायद इस टूरिज्म सेक्टर में हमने शायद मैं इस पर थोड़ा मैं मानना भी बुरी बात नहीं है कि शायद हमने फोकस थोड़ा कम किया हो, ये हमारा शायद उसमें कमजोरी रही है। लेकिन टूरिज्म सेक्टर में पीपल्स पार्टी ने जो है वो अब ठीक ठाक काम कर रही है। हमारा जो कल्चर डिपार्टमेंट भी काफ़ी एक्टिवली कर रहा है काम, और बाकी कोशिश चल रही है जितने भी, जिस तरह आपने कहा करतारपुर, तो हम भी कहते हैं जो मजहबी मुकामात पे विजिट करने के लिए जितने भी दुनिया भर से वो लोग हैं वो आएँ अकीद व एहतराम के लिए, उनके लिए हम पूरे इंतजाम करें और वो वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा जो है उसमें टूरिज्म को वो सपोर्ट मिले। जी सर, थरपारकर में जो मुझे सबसे ज़्यादा फील हुआ वहाँ पे टेली कम्युनिकेशन की बहुत ज़्यादा रैप है। वहाँ पे सिग्नल नहीं है, वहाँ पे इंटरनेट नहीं है। आज के डिजिटल दौर में वहाँ की आवाम जो है वो लेटेस्ट दुनिया से बहुत दूर है। तो मेरी यही सजेशन होगी कि वहाँ पे इंटरनेट या फिर टेली कम्युनिकेशन कंपनीज को इन्वाइट करें, वहाँ टावर्स लगाएं ताकि कम्युनिकेशन इशू। देखिए जी, थरपारकर में जहाँ आपने इंटरनेट की सहूलत की बात की, वहाँ पे मुख्तलिफ कंपनियों के टावर्स लगे भी हुए हैं और वहाँ पे जो है वो नेटवर्क भी मौजूद है। जहाँ तक आपकी ओवरऑल जनरल बात है, थरपारकर के डायनामिक्स ये है कि थरपारकर रकबे के हिसाब से एक बहुत बड़ा जो है वो डिस्ट्रिक्ट है, बहुत बड़ा, और वहाँ आबादी स्कैटर्ड है। तो शहरों में या बाकी जगहों पे हम लोग वो क्या नॉर्मली कंपनीज ये करती हैं कि वो अपने टावर्स, मोबाइल टावर्स लगा लेती हैं और फिर उससे बहुत बड़ी आबादी जो है वो उनका रेवेन्यू जनरेशन होती है। लेकिन जहाँ पे स्कैटर्ड आबादी हो और जहाँ पे लोग दूर दूर रहते हों, वहाँ हर जगह पे जो है मेरे ख्याल से उन मोबाइल कंपनीज के लिए भी जो है वो इतना नहीं, इतना वायबल नहीं होता। लेकिन उसमें यह है कि अब डिफरेंट कंपनीज ने शायद वहाँ पे वो डिवाइड किया हुआ है कि कुछ इलाकों में जो है कुछ कंपनी सर्विस दे रही है, कुछ इलाकों में कुछ कंपनी सर्विस दे रही है, फिर उन्हें फिर आपस में जो है एक दूसरे को सर्विस शेयरिंग मॉडल भी इनका चल रहा है। बट ये आपका बात पॉइंट बिल्कुल ठीक है कि मतलब वहाँ पे शहरों में है, वहाँ पे देही इलाकों में जो है वो सर्विस जो है इस वक्त जितनी होनी चाहिए वो नहीं है। रोड नेटवर्क भी बहुत अच्छा है और जो पीने का साफ पानी है सर, ये एक बड़ा मसला है। और नगर पार्कर में हम एक स्मॉल डैम देख रहे हैं। एक तो ये पीने के पानी के लिए क्या कर रहे हैं और वाटर स्टोरेज के लिए स्मॉल डैम्स का क्या मनसूबा है। तो सर एक बड़ी परसेप्शन देखी है हमने कि बड़े रोडों के ऊपर डाकू आ जाते हैं। ये हम आ रहे थे और डाकुओं में की नजर नहीं आए, तो अमन व अमन की मजबूरी सूरत आ गई। जी, मैं आपको पहले लास्ट सवाल का जवाब देता हूँ। जहाँ तक डाकुओं के लिए वो फिर मैं कहूँगा कि परसेप्शन बनाई जाती है कि जी सिर्फ जो है कुछ शायद लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ख़राब है। आप लोग सखर से बाय रोड गए हो नंगर पार्कर जो रात के टाइम पर, और बॉर्डर एरिया में गए हो और वहाँ से वापस आप जो है वो कराची तक भी रात को ही कराची आए। अल्हम्दुलिल्लाह आपको कहीं पे कोई किसी किस्म की जो है वो प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। जहाँ तक आपने पानी की प्रोजेक्ट से बात की, सैकड़ों आरओ प्लांट्स जो हैं वो थरपारकर में लगाए गए हैं सिंध हुकूमत की जानिब से। स्मॉल डैम्स भी जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो थरपारकर में लगे हैं। मैं रिसेंटली बताऊं कि लास्ट ईयर थरपारकर में अलग ज़मीनों के इश्यूज होते हैं कि जी वहाँ पे पानी के प्रॉब्लम है, लेकिन जिस तरह स्मॉल डैम से फ़ायदा ये होना शुरू हो गया है कि वहाँ पे लोगों को बम्पर क्रॉप्स लास्ट ईयर लोगों ने लिए हैं और वहाँ पे भी बिलियंस ऑफ रुपीज़ की क्रॉप्स जो हैं वो लास्ट ईयर हुई हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ा एक उनके लिए मुआशी इनकलाब है। जहाँ पीने का पानी है, बिल्कुल उसको पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ सिंध का वो भी बड़े उस प्रायोरिटी भी ले रहा है, लेकिन
जो आरओ प्लांट्स हैं, रिवर ऑस्मोसिस प्लांट्स हैं, उनके ज़रिए जो है वो पानी की सप्लाई जो है वो की जा रही है इस वक्त। मेरा नाम उस्मान खान है, मैं समा टीवी से मेरा ताल्लुक़ है और मैं प्रेसिडेंट हूँ पार्लियामेंट्री रिपोर्टर्स एसोसिएशन पाकिस्तान का। जो भी हमने सिंध में और कराची में देखेंगे ज़ाहिर है ये हैं खसूसी इक़दाम जो स्पेशल इनिशिएटिव्स को कहते हैं, हेल्थ का सेक्टर को, एजुकेशन का सेक्टर को, टूरिज़म के ऊपर भी आप जैसे कह रहे हैं कि इसको मज़ीद तेज़ करना है। पाकिस्तानियत का फ़रोग़ हमने देखा है, हमें सूबाई तासुब नज़र नहीं आया यहाँ पर। ये बड़ी ही खूबसूरत और काबिल रश बात है, बाकी सूबों के लिए भी उनको भी ऐसा ही करना चाहिए। क्या ऐसा हो सकता है कि अब सदर पाकिस्तान जो है वो भी इस्लामाबाद में बैठे हुए हैं, सदर पाकिस्तान के यही फैसिलिटीज़ जो हैं वो दीगर सूबों में भी सिंध जो है वो ऑनरशिप लेते हुए कोई हॉस्पिटल बना सकती है, एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट के तौर पे कोई यूनिवर्सिटी जो है इस किस्म की कि बिल्कुल फ्री एजुकेशन हो, वहाँ पर किसी का ID कार्ड देखा जाए उनको फौरी तौर पर दाखिला मिल जाए, जैसे कि हमने देखा है ये तमाम जो प्रोजेक्ट अंदरूनी सिंध के अंदर बने हुए हैं। ऐसा पॉसिबल है कि सिंध हुकूमत जो है वो दीगर सूबों में भी इस किस्म के स्पेशल इनिशिएटिव और फ्लैगशिप प्रोजेक्ट के तौर पर कोई काम कर सके? देखिए जी, चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब और प्रेसिडेंट आसिफ ज़रदारी साहब ये पूरी कोशिश है कि, और उनकी ख्वाहिश भी है कि NICVD जो है, जो हमारा एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है हॉस्पिटल का, जो सबसे ज़्यादा जो है लोग दिल के मर्ज़ में ही लोग ज़्यादा आते हैं, जो हमारे पास जो माहौल है और सारी चीज़ें हैं और स्ट्रेस रिलेटेड भी ये चीज़ होती है। उनकी ख्वाहिश है कि ये बल्चिस्तान में NICVD शुरू की जाए। मुल्तान के लिए भी हमारा ये था कि हम मुल्तान में भी कोई ऐसा सिलसिला शुरू करें। पूरे पाकिस्तान में जो है जहाँ जहाँ तक सिंध हुकूमत को की जहाँ प्रोवाइड कर सकेगी वहाँ करेगी। हाँ, हम ये दावा ज़रूर दे सकते हैं कि हुकूमत पंजाब, हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा जहाँ जहाँ पे उनको असिस्टेंस चाहिए, कि बल्चिस्तान में तो अभी कह के आए चेयरमैन साहब, चीफ मिनिस्टर बल्चिस्तान को भी कहा कि यहाँ पे NICVD मॉडल पे फौरी हॉस्पिटल शुरू की जाए। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ कि खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में जहाँ जहाँ पर उनको हमारी असिस्टेंस की ज़रूरत है, वी आर विलिंग, हम मदद करना चाहते हैं। और भी किसी जगह पे सेंट्रल पंजाब में भी कहीं पर ज़रूरत हो, सिंध हुकूमत मुकम्मल तौर पर करेगी। देखिए जी, असल में हुकूमतें आपने अगर देखें कि फेडरल हुकूमत पीपल्स पार्टी की बहुत कम रही है। पीपल्स पार्टी के खिलाफ जो पार्टियां रही हैं उनकी हुकूमत ज़्यादा रही है। पीपल्स पार्टी को बहुत एक लिमिटेड चांस मिला है फेडरल गवर्नमेंट में, तो इसीलिए रिसोर्सेज का हमेशा सिंध को इश्यूज़ रहे हैं कि जी हमारे रिसोर्सेज हमें पूरे नहीं दिए जाते। अगर ये फेडरल गवर्नमेंट भी अगर पीपल्स पार्टी की होती तो जो आज हेल्थ सेक्टर की आप देख रहे हैं सिंध में, और यही हेल्थ सेक्टर पूरे पाकिस्तान में जो है आपको इसी तरीके से बेहतर नज़र आता और लोगों को ये बेसिक फैसिलिटीज़ या जो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैसिलिटीज़ हैं वो मुकम्मल तौर पर नज़र आती। शर्जील साहब, एक वक्त था जब कराची को ख़ास तौर पर और सिंध के बड़े शहरों को लिसानी बुनियादों पर जो है वो बांटा गया था, और एक तंजीम थी जो कि लिसानी बुनियादों पर जिसने कराची को भी यकमाल बना रखा था, सिंध के बड़े शहरों में भी एक मसला था। अब इस वक्त सर क्या सूरत हाल है? कहीं ऐसा तो नहीं है कोई चिंगारी कहीं पर बाकी रह गई हो जिसको कोई हवा दे तो वो भड़क उठे? देखिए, पीपल्स पार्टी ने हमेशा कोशिश ये की है कि तासुब की सियासत को हम लोग जो है वो फ़रोग ना दें। और सिंध की आपने बात की, सिंध में शुरू में कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ की सियासत ही सिर्फ वो कहते हैं उनकी दुकान ही इस पर चलती थी कि जो नफरतों की सियासत हो। हमने उसको जो कोशिश की चीज़ न्यूट्रलाइज हों, लेकिन बीच में कभी कभी कोई इस तरह की स्टेटमेंट आ जाती है तो हमने एक और नई स्ट्रेटजी बनाई, हम इग्नोर कर देते हैं उनको, क्योंकि वो चाहते ही हैं कि उनको दुकान तब चलेगी कि वो कोई एक बात करें, फिर हम कोई दूसरी बात करें, फिर वो दो चार बातें हों और फिर वो एक पब्लिक में डिस्कस होना शुरू हो जाए या उसके किसी तरीके से वो अपनी दुकान अपनी चमकाने की कोशिश करें। तो हमने अब वो बातें इग्नोर करना शुरू कर दी। और तासुब की बात मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं कि ग्राउंड लेवल पे कोई तासुब नहीं है, कि आप खुद विटनेस करें, ग्राउंड लेवल पे किसी किस्म का कोई तासुब नहीं होगा। जहाँ पे कोई भी गया होगा सबने उसको इज्जत मिली होगी। कोई मुझे नहीं पता कि मेरे दफ्तर में कौन सी जुबान बोलने वाला कौन है। मैंने कभी किसी से अपने किसी स्टाफ से नहीं पूछा कि तुम्हारा डोमिसाइल कहाँ से है, तुम कहाँ से हो, क्या बात कर। तो ये तासुब जो है ना वो सिर्फ चंद लोग जहनों में डालते हैं, चाहे वो मजहबी तासुब हो या वो और किसी तरीके से तासुब को पैदा किया जाए, और उसका मकसद ये होता है कि जी उनकी सबकी दुकानें उस पर डिपेंड करती हैं।
जहाँ पे भी हो, मैं कोई स्वीपिंग स्टेटमेंट नहीं दूंगा, लेकिन हर आदमी ने अपनी अपनी दुकान इसलिए खोली हुई है कि मैं कोई गलत बात करूं ताकि कोई मुझे जवाब दे तो फिर मेरे पैरोकार मेरे पास आए और फलाने के ये हो। तो ये चीज़ें अब मेरे ख्याल से पाकिस्तान को इन चीज़ों से बाहर निकल कर आगे की तरफ जाना होगा। आने वाले वक्त में हम देख रहे हैं जो क्लाइमेट चेंज है ये शायद सबसे ज़्यादा मसला और इशू सर उठाएगा, और इस हवाले से निपटने के लिए सिंध हुकूमत ने तैयारी की है, क्योंकि बारिशें जब ज़्यादा होती हैं तब भी इशू आता है, बारिशें ना हो तब भी इशू है। इस हवाले से क्या कहते हैं? देखिए जी, इस पे पीपल्स पार्टी तो ऑलरेडी काम कर रही है, और आपने देखा होगा कि जो क्लाइमेट चेंज की आप बात कर रहे हैं, इसमें जिस तरीके से चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जब फॉरेन मिनिस्टर थे, इंटरनेशनली उन्होंने इस चीज़ को रेज किया, तो ये बहुत बड़ी बात थी। फिर उसके बाद जो सबसे अहम इशू ये है कि हुकूमत सिंध अपनी पूरी कोशिश कर रही है कि हमने, अगर आप दूसरे रूट से आ रहे होते तो आपके मैनग्रूव्स भी दिखाते हमारी इंफॉर्मेशन की टीम आपको, कि मैनग्रूव्स पे आप जाके देखेंगे, कल जा रहे हैं आप तो कल आपको चले आप मैनग्रूव्स भी देखेंगे, तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि हम क्लाइमेट पे भी किस तरह काम करें। ये दूसरी अहम बात ये हुई थी, जो सैलाब आए थे, सैलाब के बाद सैलाब पंजाब में भी आए, KPK में भी आए, बलूचिस्तान में भी आए, सिंध में भी आए, लेकिन वाहिद सिंध हुकूमत थी और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का विजन था कि 21 लाख घर बनाए जा रहे हैं, 21 लाख घर, और 21 लाख घर दुनिया का सबसे बड़े में बड़ा प्रोजेक्ट है ये मैं उस प्रोजेक्ट की बात नहीं कर रहा कि हम किसी सूबे का कोई कंपटीशन हो। इससे पहले नेपाल में एक कैटास्ट्रॉफी आई थी जहां पे 8 लाख घर उन्होंने बनाए थे। सिंध हुकूमत दुनिया का सबसे बड़े में बड़ा प्रोजेक्ट उन बेजमीन लोगों को, गरीब लोगों को बना के देने जा रही है जिनके पास अपनी छत नहीं है, अपनी जमीन नहीं है। 21 लाख घर बना के दिए जा रहे हैं। उसके अलावा जो एनर्जी सेक्टर में, जैसे पहले मैंने बात की, मुझे एक बात तुमसे रह गई, हम जो एनर्जी क्राइसिस चल रहे हैं, बिजली महंगी हो गई है, हम मुफ्त में सोलर सिस्टम लगा के दे रहे हैं उन मुस्तहक लोगों को मुफ्त में, और वो ये होगा कि जी उनको 2 लाख घरों को इनिशियली हुकूमत लगा के दे रही है, और उन 2 लाख घरों को जो है वो किसी किस्म की भी जो है वो बिलिंग नहीं करनी पड़ेगी, वो लाइफ टाइम के लिए उनकी बिलिंग से उनकी जान छूट गई। इसी तरीके से एनर्जी सेक्टर में ही स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, मसाजिद वो सोलराइज की गई हैं ताकि वहां पे भी लोड शेडिंग के इश्यूज ना हो और वहां पे एक्सेस बिलिंग के इशू ना हो। फिर किसानों के लिए हारी कार्ड सिंध हुकूमत जो है वो लेके आई है, जिसमें अभी तक 20 अरब रुपए हुकूमत सिंध खर्च कर चुकी है। जो मिस्कीन मुस्तहक किसान हैं, जिनको बीज के लिए, खाद के लिए, किसी और चीज के लिए उनको पैसों की या उनको असिस्टेंस की जरूरत है, हुकूमत सिंध डायरेक्ट उनको जो हारी कार्ड, किसान कार्ड दे रही है। इससे पहले हमने मजदूर कार्ड भी इंट्रोड्यूस करवाया जो मजदूरों को उनकी जो है फलाह और बहबूद के लिए था। तो जितने भी सोसाइटी के अहम सेक्टर जिसको हम लोग बात करना भी पसंद नहीं करते, हमारी मीडिया उन चीजों को डेवलपमेंट में सुनने भी पसंद नहीं करती। आजकल पता नहीं मजा ये आ गया कि बस कौन किसको गाली देता है, बस उस चीज को हाईलाइट करो। लेकिन जो सोशल इश्यूज हैं, जो लोगों के जेन्युइन इश्यूज है, उसमें देखेंगे पाकिस्तान में कौन कर रहा है। हमारे यही प्रोजेक्ट देख के हमें खुशी होती है कि अब पंजाब और बाकी सूबे भी हमारे प्रोजेक्ट्स देख के उसको फॉलो कर रहे हैं, जिसमें हम उनको वेलकम करते हैं। लेकिन मेरा सिर्फ कहने का मकसद ये कि जितने भी बड़े और बेसिक लोगों की फलाह और बहबूद के लिए काम है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत कर रही है। ट्रांसपोर्ट पे हमने काफ़ी अभी चीज़ देखी, आप सक्खर के आपने बसें देखी होंगी, और इसी तरीके से कराची में भी जो है वो पीपल्स बस सर्विस, उसका नेटवर्क कराची में है, हैदराबाद में है, सक्खर में है, लाड़काना में है, मीरपुर खास में है। पाकिस्तान की पहली ईवी बसेस, आपने एनवायरनमेंट का सवाल किया, उसमें मैं बात बता रहा हूं। पाकिस्तान की पहली ईवी बसेस भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत सिंध ने शुरू की है। आप देखें आज लाहौर में स्मोक की बातें हो रही हैं, आलूदगी की बात हो रही है, और बड़ा अफसोस करना पड़ता है कि पूरे पाकिस्तान में पहले नंबर पे आ रहा है लाहौर का नाम स्मोक की वजह से। और अब मैं आज कहीं देख रहा था तो ये कह रहे थे कि यहाँ पे हमें मजीद इलेक्ट्रिक गाड़ियां ले आए और सब चीजें जो है हम करें। सबसे ज्यादा धुआं छोड़ने वाली होती है पब्लिक ट्रांसपोर्ट की गाड़ियां। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने सबसे पहले जो है वो माहौलियात दोस्त गाड़ियां जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई हैं। फिर
ट्रांसपोर्ट में बताऊं कि खवातीन के लिए पाकिस्तान में पहली पीपुल्स पार्टी की सिंध हुकूमत जिसने पिंक बसेस शुरू की हैं, ताकि खवातीन अपने घर से निकलें, स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है, जॉब पे जाना है, उस बस में चलें जिसमें कंडक्टर भी खवातीन है। हमने खवातीन ड्राइवर्स भी ट्रेन करना शुरू कर दिए हैं और खवातीन ड्राइवर्स भी हमने उनको ट्रेनिंग दी है। तो ये सारी चीज़ें जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं, ये सारी फैसिलिटीज दे रहे हैं, ये सारे रेवोल्यूशन है। आप मुझे बताएं कि पूरे यूरोप में, पूरे यूके में, पूरे यूएसए में, पूरे गल्फ में कहीं भी किसी मुल्क ने खवातीन के लिए सिर्फ इस तरह की चीज़ मखसूस नहीं की। ये हमारी पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की सिंध हुकूमत थी जिसने ये फैसिलिटीज़ उनके लिए जो है वो मुकर्रर की है। लेकिन शरीफ साहब, मुख्तलिफ मनसूबों का आपने जिक्र किया, लेकिन एक परसेप्शन जैसे आपने भी कहा कि शायद मीडिया भी उसको इस तरह हाईलाइट करता है या सिंध हुकूमत के खिलाफ चलाता है। वहीं पर एक चीज़ ये है कि जब भी कराची में बारिश होती है तो उसके बाद मुख्तलिफ सड़कें ब्लॉक होने की खबरें चलना शुरू हो जाती हैं, पानी सड़कों पर खड़े हो जाने की खबरें चलती हैं और ये खबरें किसी हद तक मीडिया तो चलाता ही है, लेकिन जो अपने सियासी मुखालफिन है वो भी जिक्र करते रहते हैं। मुख्तलिफ मनसूबों के साथ साथ जो आपने जिक्र किया, वहीं पर एक कॉन्सेप्ट ये भी है कि सिंध में करप्शन सबसे ज़्यादा है। एक कॉन्सेप्ट ये भी है कि कराची में टैंकर माफिया अभी भी है, पानी चोरी होता है, बिजली चोरी होती है। आप एक ही जमात को वफाक में सपोर्ट कर रहे हैं और कराची में आप सियासी मुखालफिन हैं MQM। क्या वजूहत हैं कि आप MQM को अभी तक मुतमईन नहीं कर सके? कौन कौन से नुकात हैं जो आप समझते हैं कि वाकई MQM के ये नुकात बड़े इंपॉर्टेंट है और ये वैलिड पॉइंट्स हैं? देखिए जी, जहाँ तक आपने बात की MQM की, तो MQM की तो मैं क्लियर कर दूँगी जी, जो उनके शुरू में मुतालबे होते थे, अगर ये थे कि जी बल्दियाती इदारे जो है ज़्यादा मुस्तकिल, तो बल्दियाती इदारों जो हैं वो पावर में हैं और बल्दियाती इदारों को पावर दिया गया। अब MQM ने इस बल्दियाती इलेक्शन में ख़ुद बायकॉट किया, तो वो मैं किसी को ज़बरदस्ती तो इलेक्शन पे खड़ा करके इलेक्शन को जितवा नहीं सकता। जहाँ तक आपने बात की कि जी सिंध पे हमेशा इल्ज़ाम रखते हैं, तो मैं आपको एक बात बता दूं, मैं इससे पहले मैंने शुरुआत ही वही से की थी कि जी एक सोची समझी साजिश के तहत पीपुल्स पार्टी या सिंध हुकूमत के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा की दुकान खोली गई। हालांकि मसाइल हैं, ये नहीं बोला कि जी यहाँ पे कुछ नहीं ऐसी चीज़ें, मसाइल हैं, मसाइल पूरे पाकिस्तान में, मसाइल खैबर पख्तूनख्वा में भी होंगे, बलूचिस्तान में भी होंगे, पंजाब में भी होंगे, इस्लामाबाद में भी होंगे, सिंध में भी होंगे, हर जगह पे होंगे। लेकिन सिर्फ आप एक जगह को टारगेट करके जब आप बात कर रहे होते हैं तो फिर आप परसेप्शन बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं। और जब भी ये बाकायदा माजी में मुहिमें भी चली हैं, कैरेक्टर असैसिनेशंस भी की गई हैं, हमारे लीडरान को 11-11, 12-12 साल तक जेल में रखा गया, फिर आखिर में हो गया जी बाज़त बरी हो गई जी। तो जब आप किसी को कैरेक्टर असैसिनेशन स्टार्ट करते हैं ना, तो आप ये नहीं देख रहे होते कि यार इसके आफ्टर इफेक्ट्स क्या होंगे, आप उन लोगों का कितना बुरा चेहरा बना के पेश कर रहे हो। आज पाकिस्तान का मसला भी एक इशू यही है कि एक सोची समझी साजिश के तहत कुछ पॉलिटिकल पार्टीज को गंदा करके पेश किया गया और एक शख्स को फरिश्ता करके बनाया गया, पैदा किया, एक उसको पोर्ट्रेट किया गया कि ये फरिश्ता, बाकी सारे बुरे हैं। तो अब उस जिस तरह आपने उसको आपकी प्रोपेगेंडा की मशीन शुरू हो गई और सारी चीज़ें शुरू हो गई, तो फिर उसको अब आप उसको ठीक करें, कभी कभी जख्म आप बढ़ा देते हो, फिर उसको ठीक करने में बड़ा टाइम लगता है। तो ये एक वजह उसकी ये थी कि जी हमने इन चीज़ों में सोची समझी एक प्लानिंग के तहत कुछ लोगों को हमने बुरा करके पेश करने की कोशिश की, जिसकी वजह से फिर आप वो परसेप्शन की बात होती है। हकीकी तौर पर मैं ये कह सकता हूँ कि काफ़ी हमारे अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास बेहतरी है, हमारे पास लोगों की सैलरीज बढ़ाई गई हैं, एम्प्लॉयज़ को फैसिलिटीज़ हैं, बेस्ट से बेस्ट इंसान के लिए जो इलाज हो सकता है वो सबको फ्री में दिया जा रहा है। ये सारी चीज़ें वही होती हैं कि लोग फिर गलत काम की तरफ ना आए और बेहतर की तरफ चलें। हाँ, बहुत ज़बरदस्त, मुझे मैं भूल क्यों गया ये सवाल। आपने पहले बात की थी, आपने कहा कि जी सिर्फ सक्खर एयरपोर्ट जो है वो काम कर रहा है और नवाबशाह एयरपोर्ट या शहीद बेनज़ीराबाद एयरपोर्ट, बाकी एयरपोर्ट, हैदराबाद एयरपोर्ट भी काम नहीं कर रहा। मैं आपको बताऊं, एक हमारे पास मौजूदा एयरपोर्ट वो भी काम नहीं कर रहा, हमारे पास एक और वो सांगर में एक एयरपोर्ट वो भी काम नहीं कर रहा, सेवन में भी। अब ये फेडरल गवर्नमेंट जो है ना, ये उसका रोल है। सिंध हुकूमत के हवाले होता तो हम कर लेते। हमने पहली सूबाई हुकूमत जिसने एयरपोर्ट अपना बनाया, जो थरपारकर में बनाया,
पहली सूबाई हुकूमत है, पाकिस्तान में और किसी सूबाई हुकूमत ने एयरपोर्ट नहीं बनाया, हमने वो एयरपोर्ट बनाया। अब मैं वो आपको बता रहा हूँ कि ये फेडरल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि सखर भी शायद इस तरह की प्लानिंग में था कि इसको भी और कर्टेल किया जाए या इसको भी बंद कर दें, तो ये ज्यादती होगी। शहीद बेनज़ीराबाद एयरपोर्ट जो है वो भी फंक्शनल होना चाहिए, मोहनजोदड़ो एयरपोर्ट भी फंक्शनल होना चाहिए, हैदराबाद एयरपोर्ट, आपका हैदराबाद एयरपोर्ट मौजूद है। लास्ट एक PIA के MD थे, उनसे मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि जी हम फ्लाइट चला सकते हैं, चलाते क्यों नहीं आप, जब चला सकते हैं तो हमें इन एयरपोर्ट्स को फंक्शनल करें, लोगों की कम्युनिकेशन को आसान करें, लोगों की मोबिलाइजेशन को आसान करें, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा आके वो एक्टिविटी करें। अब वो चीज़ हमारे सूबाई हुकूमत के बियॉन्ड है, वो फेडरल गवर्नमेंट के डोमेन में आती हैं, तो इसलिए हम चाहते हैं कि उसमें बेहतरी हो जाए। अच्छा सर, ये पूछना चाहूँगा कि एक ऐसी चीज़ समंदर जो है रोज़गार का जरिया भी है, लेकिन सफ़र के लिए सड़कों पर तो जोर दिया जा रहा है, फ़िज़ाई सफ़र के लिए समंदर के रास्ते से बलूचिस्तान और सिंध के मुख्तलिफ इलाके और दरियाए सिंध में भी माजी में कश्तियाँ चलती रही और लोग सफ़र भी करते थे और इसके ज़रिए से मुख्तलिफ अशिया लाते थे। इस पर क्यों दोबारा से तवज्जो नहीं दी जा सकती या दी जा रही है, इस पर कोई आइडिया हो? इसके अलावा जहाँ PhDs हमने देखे थे वो तैयार हो रहे हैं, आला तालीम है, टेक्निकल एजुकेशन, क्योंकि नौजवानों की अक्सरियत है हमारी आबादी की, इस हवाले से क्या किया जा रहा है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और IT के लिए क्या मुस्तक़बिल के मंसूबे हैं और रोज़गार की फराहमी के लिए क्या? अब बहुत ज़्यादा सवाल हो गए, लेकिन IT पे और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे आपने देखना है तो मेरे इस दफ्तर को देख लीजिएगा, इसमें आपको IT भी मिलेगी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी मिलेगी, जो हमारा इंफॉर्मेशन का ऑफिस है यहाँ पे। बाकी जहाँ तक आपने बात की इसकी पानी के ज़रिए सफ़र की, पोर्ट एंड शिपिंग मिनिस्ट्री को इसको देखना है, और फिर मैंने कहा कि काफ़ी ऐसे फैसले जो फेडरल गवर्नमेंट ने करने हैं। लेकिन मैं आपको ये बात बता दूं कि पहले फेरीज चलती रही हैं, और सिर्फ सूबों के बीच में नहीं, ये मुल्कों के बीच में भी चल सकती हैं, क्रूज़ चलते हैं दुनिया में, फेरी सर्विसेज चलती हैं, तो ये हमें सबको उसको प्रोमोट करना चाहिए। और ये अगेन इट इज़ अ डोमेन ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट, बिकॉज द पोर्ट एंड शिपिंग इज अंडर द फेडरल गवर्नमेंट, तो इट इज़ प्योरली देयर डोमेन। बट इस चीज़ पे हमें आना चाहिए, हमें चीज़ों को बढ़ाना चाहिए, हमें सारी चीज़ें छोड़ के आगे चलें। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में इस वक्त जो हालात हैं, चीज़ें बेहतरी की तरफ जाना शुरू हुई हैं। आपका स्टॉक एक्सचेंज बेहतर हो रहा है, आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो कम हो रहे हैं, जिससे कारोबारी अफराद का कॉन्फिडेंस लेवल ज़्यादा बढ़ेगा। तो हमें उन सारी चीज़ को उसको उसी तरीके से आगे बढ़ाना चाहिए। जैसे कि आपका हम सिर्फ घूमे, हमने बहुत सारी जो चीज़ें देखी, हमारा आप सबका संग, हमने देखा, आप सबका है, बहुत सी अच्छी चीज़ें वहाँ पर हमने देखी। एक क्वालिटी एजुकेशन की जो हम बात कर रहे हैं, इसको हम ग्रास रूट लेवल पर कैसे ला सकते हैं, ताकि हमारे पास जो इतनी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पर दुनिया से अब लोग आ रहे हैं, पाकिस्तान भर से लोग आ रहे हैं, तो हम अपने जो बच्चे हैं उनको नीचे से ट्रेन करके क्यों लेके जा सकते हैं वहाँ तक। मुकम्मल सिंध की मैं बात कर रहा हूँ, कुछ एडॉप्ट किया स्कूल यूनिवर्सिटीज़ ने, लेकिन ये सारा क्यों नहीं हो सकता? देखिए, हर चीज़ का बेस होता है नीयत से ना। नीयत ये है कि लास्ट एजुकेशन डिपार्टमेंट ने कोई 30-35 हज़ार टीचर जो अपॉइंट किए, वो सखर वाला IBA जो आप देख कर आए ना, उन्होंने टेस्ट किए और उन्होंने पास किए तो वो हुए। तो अपॉइंटमेंट्स प्योरली मेरिट बेसिस पे, कि जो टेस्ट पास करेगा वही टीचर बन सकता है, ये पहली उसकी है कड़ी। फिर है कि जी इनकी सैलरीज बढ़ा दी जाए ताकि लोग टीचिंग प्रोफेशन में आए। सैलरी स्ट्रक्चर इज वेरी गुड इन एजुकेशन डिपार्टमेंट, स्पेशली इन सिंध, वो सिंध हुकूमत वो उसको कर रही है। अब बेसिक एजुकेशन में ये मेन चीज़ें हैं। अब हमने जो है सिंध एजुकेशन फाउंडेशन भी एक बनाई है, जिसने USAID के साथ दुनिया के बेहतरीन स्कूल्स जो हैं, दुनिया के बेहतरीन स्कूल सिंध में जो हैं वो कायम किए हैं। इसी तरीके से एडॉप्ट स्कूल पॉलिसीज भी चल रही हैं। प्राइमरी एजुकेशन को पे भी कोशिश मजीद हो रही है कि इस फील्ड में हमें पैसों की भी कोई फाइनेंशियल इशूज़ नहीं है। अगर आप देखेंगे सिंध हुकूमत का, तो सबसे ज़्यादा बजट जो सिंध हुकूमत का है वो ये आपको हेल्थ में मिलेगा या एजुकेशन में मिलेगा। हमने प्रायोरिटी उसको रखी है कि तालीम, तो क्योंकि कोई भी शख्स जो है उसकी पहली बेसिक वरी क्या होती है, सेहत और एजुकेशन।